स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री मेघा जोशी से। मेघा जोशी ने अपने एक मुकाम हासिल किया है एक्टिंग की दुनिया में। फिल्म मुंबई मेरी जान में मेघा जोशी ने अभिनय किया है, तो फिल्म चापे का ब्रदर में भी अदाकारी की है। तो इसके अलावा कई टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने अहम किरदार निभाए हैं, जिनमें शोर में अहम भूमिका निभाई है। तो गुजराती टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने इम्पॉर्टेंट किरदार निभाए हैं। गुजराती टीवी सीरियल कालिंदी में एक अहम भूमिका में नजर आई हैं मेघा जोशी। तो इसके अलावा अगर बात करें वेब सीरीज बिहाइंड द ट्रूथ, जो कि बहुत जल्द इनकी वेब सीरीज आने वाली है, और रंगमंच से इन्होंने अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की है और परेश रावल के साथ भी इन्होंने काम किया है। और तो बहुत सारे रंगमंच इन्होंने किए हैं और इसमें बड़े बड़े कलाकारों के साथ इन्होंने इसमें एक्टिंग की है और बहुत सारी फिल्में की हैं, जिसमें कफन है जो कि ऋषि जैन द्वारा डायरेक्टेड है, तो सुनूना है जो डायरेक्टेड बाय अम्मी थनावाला है, और चापेकर ब्रदर्स में मैंने आपको बताया कि चापेकर ब्रदर्स में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में नजर आई है मेघा जोशी। तो मैं खुदीराम बोस हूँ, ये भी एक क्रांतिकारी बेसिस फिल्म है और जिसके निर्देशक है भानु प्रकाश। इस फिल्म में भी एक इम्पॉर्टेंट किरदार में मेघा जोशी नजर आई हैं। तो अभी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है गालिब, जो कि डायरेक्टेड बाय मनोज गिरी हैं। इसमें भी इन्होंने एक अहम किरदार निभाया है। तो टीवी सीरियल शोर में भी नजर आई है मेघा जोशी। परसाई खेती है जो कि दूरदर्शन के खास एक टीवी सीरियल में से एक है, उसमें भी नजर आई है मेघा जोशी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री मेघा जोशी। मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितार में। मेघा जी, जैसे आपने देखा कि बहुत सारी टीवी सीरियल्स भी की आपने, फिल्में भी की आपने, लेकिन रंगमंच से आपके सफर की शुरुआत हुई है। लेकिन आखिर वो उम्र क्या थी आपकी? आपको कब लगा कि मुझे भी एक्ट्रेस बनना चाहिए? आप किसी से इंस्पायर्ड हुई थी या कोई फिल्में आपने देखी थी, आपको लगा कि ये जो अभिनेत्री हैं या अभिनेता है ऐसा काम करते हैं, उनको इतना सारा प्यार मिलता है? मोटिवेशन कैसे मिला आपको इस फील्ड में आने से, एक्ट्रेस बनने के लिए? जी, मैं कॉलेज काल में जब थी तब मुझे ऐसा लगता था कि यार एक्ट्रेस बनना चाहिए, क्योंकि एक्ट्रेस को मतलब कितने लोग सराहते हैं, मेकअप करती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं और काफी सारी चीजें होती है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता। हाँ। तो उस दौरान ऐसा लगा था और मैंने अपना मंतव्य मेरे घर वालों से भी रखा था कि मुझे थिएटर करना है। तो उन लोगों ने मुझे बोला, भाई अपने घर से कोई भी व्यक्ति जो है इस लाइन में मौजूद नहीं है। हाँ। अगर आपको कभी जाना है और कोई कोर्सेज वगैरह कर लिया, आपने आपके शौक पूरे कर लिए, दैट्स इट, आप उसको करियर नहीं बना सकते। तो पहले कहा गया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, एटलीस्ट पढ़ाई लिखाई कुछ तो होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, फिर मैंने बोला अब तो मुझे करना है, अब मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। तो मेरे बड़े भाई जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि मुंबई में एक ड्रामा एकेडमी चलती थी, पराग विजय दत्त ड्रामा एकेडमी। मिठी बाई कॉलेज मुंबई में विले पार्ला में चल रही थी वो एकेडमी। और भाऊ जी जो थे वो एकेडमी बहुत साल पहले चलाया करते थे। उनके देहांत के बाद अलग अलग डायरेक्टर्स आए। विपुल मेहता जो थे वो हमारे दौरान किया करते थे। हर्षा जगदीश जो है वो हमारी फैकल्टी थी। और उसी दौरान जो हमारी फैकल्टी हुआ करती थी वो निशिकांत कामत भी थे और श्याम पाठक जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले जी। तो उन्हीं के हाथ के नीचे हम सीखे, पले बड़े हुए, आगे बढ़े। और जैसे ही एक साल खत्म हुआ मेरे ड्रामा का, हाँ, वैसे ही मुझे परसाई कहते हैं अपने कुंदन दूरदर्शन के सीरियल, दूरदर्शन का जो सीरियल था, कुंदन शाह के यहाँ से मुझे पता चला कि वहाँ पे ऑडिशंस वगैरह चल रहे हैं। हाँ। तो आप जाकर देकर आइए। तो ऐसे ही हंसते खेलते चले गए थे ऑडिशंस देने के लिए और देकर सिलेक्ट हो गए। हाँ। तो कुंदन जी के साथ जब पहली बार काम कर रहे थे और तो ऐसा लगा कि मतलब इतने बड़े व्यक्ति के साथ कितनी मतलब करियर की शुरुआत में ही आपको काम करने का मौका मिल जाए, तो वो एक बहुत अच्छी बात थी और उनको मेरा काम पसंद आया। उसके बाद उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म की थी। अच्छा, तो मेघा जी, अक्सर लोग जब मुंबई जाते हैं तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है रहने के लिए, खाने के लिए। जी भागीरथ जी, सबसे पहली बात यह है कि मुंबई की हूँ, मुंबई में पली बड़ी। नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे वही पूछ रहा था कि मुंबई अक्सर लोग जाते हैं तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है रहने के लिए, खाने के लिए, फिर कहाँ जाना है, किधर ऑडिशन देना, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन आप मुंबई में रहते हैं तो ये तो आपका रहने खाने का स्ट्रगल आपका नहीं होगा,
ठीक है। Correct, लेकिन हाँ। कहाँ ऑडिशन देना है, किधर ऑडिशन देना है, क्या आपको भी उससे जूझना पड़ा था, या फिर आप शुरू से मुंबई में रहते आए इसलिए आपको ये चीज़ें धीरे धीरे पता थी कि हाँ ठीक है यहाँ पर ऑडिशंस होते हैं, यहाँ पर जाऊंगे तो यहाँ पर डायरेक्टर के उनके उनके ऑफिसेज हैं, यहाँ पर इस तरह के ऑडिशन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता थी, या फिर जब आप इस नहीं, फील्ड में आए फिर धीरे धीरे फिर आपने इसकी जानकारी जुटानी आपने शुरू की थी? और वो जो स्ट्रगल होता है जो बाहर से लोग आते हैं मुंबई में करते हैं, क्या आपको भी वो स्ट्रगल करना पड़ा मुंबई में रहने के बाद भी? देखिए, मैं सबसे पहले थिएटर से जुड़ी थी, तो थिएटर से सारी जो रिलेटेड चीजें होती है, प्ले करना या कमर्शियल प्ले करना, पहले आप शुरुआती दौरों में कॉम्पिटिशंस वगैरह करते हैं, तभी तो आपको सारी चीजें इजीली मिल जाती है। बट अगर आपको सिनेमा करना है या आपको टेलीफिल्म सीरियल्स करनी है, शॉर्ट फिल्म्स करनी है, जो कुछ भी करना है आपको, वो सारे माध्यम जो है वो कम्प्लीटली अलग है। तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और कंप्लीटली ब्लाइंड हुआ करते थे कि फोटो कहाँ खिंचवानी है, पोर्टफोलियो लगता था, वो सारी समझ नहीं हुआ करती थी। पर धीरे धीरे लोगों ने बताया कि नहीं देखो, यहाँ पे अब जूहू चले जाइए, वहां पे आपको पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फिर मेरे थिएटर की एक मित्र थी दिशा वाकाणी, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया भाभी का कैरेक्टर निभा रही थी। उन्हीं से मुझे पता चला कि तुम फ्री बैठी हो, चले जाओ कुंदन जी के यहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं। तो बोला थैंक यू यार, तुमने मुझे बताया। मैं चली गई और वैसे ही वहां पे सिलेक्ट हो गई। तो मतलब दिशा ने इतना काम किया है, इतनी नोन है, तो फिर भी वो चांस वो उसे नहीं मिल पाया, मतलब वो कुंदन जी के साथ काम नहीं कर पाई, जो चांस मुझे मिल गया जी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते शुरुआत हुई, फिर एक से दूसरा हुआ, दूसरे से तीसरा हुआ, फिर टेलीविजन मिलते गया। तो टेलीविजन के लिए ज्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, टू बी वेरी फ्रैंक जी। अच्छा, आपकी स्टडीज की अगर हम बात करें, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि क्योंकि लोग जो दूसरे लोग हैं, अगर आप किसी को बोलो जो जनरली लोग हैं आप एक्टिंग करते हैं, तो साथ में लोग बोलते ठीक है एक्टिंग तो करते हो, लेकिन करते क्या हो? अक्सर ये लोग जरूर बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपसे भी कई लोगों ने बोला होगा, तो मुझे लगता है कि क्या क्या फिर जवाब क्या रहता है आपके पास, और कभी कैसे कैसे इंसिडेंट लोग ने इस तरह से बातें बोली है, तो मुझे लगता है कुछ फनी चीज जरूरी होगी। ठीक है एक्टिंग तो करती हो, लेकिन करती क्या हो? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल आपने मुझे पूछा है, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि भाई एक्टिंग तो ठीक है कर लेते हो, बट आपका जीवन चलाने के लिए लाइफ कैसे, मतलब कहाँ से पैसे आते हैं, आप क्या करते हो जी। फिर कुछ लोग तो ऐसे भी मिले कि वो लोग कैलकुलेट करते कि भाई आपका पर डे इतना है, तो मंथ का काउंट कर लेते हैं कि आपको इतने पैसे मिलते होंगे, तो आप इतने पैसों का क्या करते हैं, ऑल दैट। तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं और बड़ी हंसी भी आती है, बट कुछ चीजों का जवाब जो है उन्हें नहीं दे पाते। बिल्कुल, लेकिन मैं जरूर एक चीज पूछूंगा, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होते तो फिर आप क्या करते आप? पर सच कहूँ, मुझे एक्टर ही बनना था। अच्छा। और मैंने लड़ झगड़ के घर वालों से। अच्छा, आपने कोई सेकंड ऑप्शन सोचा ही नहीं था कि मुझे मतलब यही करना, मतलब यही करना है? यही करना है। 9 to 5 जॉब तो अपने से होनी ही नहीं है। मतलब बॉस के अंडर काम तो मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल। जो मैं हूँ, मैं अपने अंडर ही काम करूँ। डायरेक्शन के अंडर जो डायरेक्टर कहते हैं उनके अंडर काम कर सकते हैं जी, बट 9 to 5 जॉब नॉट पॉसिबल। अच्छा, टीवी सीरियल से जैसे आपने कहा शुरुआत हुई, और जो फिल्म की सफर की शुरुआत वो कैसे हुई आपकी? पहली फिल्म कौन सी थी उसमें? जी, पहली फिल्म जो मैंने की ना, वो राजपाल यादव जी के साथ की, ऋषि जैना और स्टेटस प्रोडक्शन का था। वो भी मुझे वैसे ही मिली थी। जैसे मुझे कुछ दोस्त ने कहा कि यहाँ पे चली जाइए, सुशीला जी का प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं। तो चले गए और सिलेक्ट हो गए। तो सुशीला जी के ऑफिस से कॉल आया था कि ये फिल्म है, आप कितना पैसा चार्ज करोगे? तो पहली फिल्म थी, अब काम मिल चुका है, अब पैसे कितने लेने होते, क्या लेने होते, वो तो कुछ पता नहीं था। तो मैम से मैंने कहा कि मैम आप जो दे देंगे ना वो मैं ले लूंगी, बट मुझे काम करना है। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा जो पहला फिल्म का पेमेंट था वो 700 रुपीज था। ओके, बिल्कुल। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ये पहले की भी बात होगी, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो एक, जैसे आपने खुद कहा आपने उन्हीं से कि मैम मुझे आपके साथ काम करना है, पैसे का टेंशन नहीं है, तो मुझे लगता है ये होना ही चाहिए कि पहले कम से कम अपनी एक हम काबिलियत भी तो दिखाएं सामने, क्योंकि आपको भी, मैं जरूर नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि वो जो 700 हैं आज कम से कम कितने आप पर डे चार्ज करते हैं आपको भी पता है, मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप वो 700 के चक्कर में पड़ी रहती तो मुझे लगता है कि जो आज आपका उसमें कितने जीरो लगे होंगे शायद वहां तक आप नहीं पहुंच पाते। इसलिए पहले कम से कम अपने काबिलियत दिखाना बहुत जरूरी है, उसके बाद भी सामने वाला, फिर आप जो मुंह मांगी कीमत बोलेंगे सामने वाला वो देता है, अगर आपके पास टैलेंटेड, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो पहला बताइए तो सही है कि आप
क्या कर सकते हैं, आपका टैलेंट क्या है। अगर बिल्कुल, आपका बिल्कुल। टैलेंट देखेंगे उसके बाद आप डिमांड कीजिए कि भाई मुझे ये बिल्कुल, सारी चीजें चाहिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, जो एक्सपीरियंस था पहली फ़िल्म का वो कैसा था? राजपाल यादव जी के साथ आपने कहा किया, तो कैसा था उनके साथ काम करना? क्योंकि वो बहुत पहले से ही फ़िल्में करते आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े अच्छे कलाकार हैं, तो थोड़ा-सा हेजिटेशन था, कैसा था उनके साथ बातचीत? कैसा एक्सपीरियंस था? पहला जो था, हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, पहली हुँ, बार फिल्म सिटी गए थे। तो ऑफ कोर्स जो मेरे सीन्स थे, 2 या 3 सीन्स थे ऑलमोस्ट, मुझे हुँ, याद है तब तक। तो वो तो मैं याद करके गई थी और मैंने अपने जो डायरेक्टर थे उनसे कहा, ऋषि सर से, कि हाँ, सर बताइए आपको कुछ करना है। तो बोला देखो आपको जो करना है आपके हिसाब से करिए, मुझे कहीं पे अगर गलती नजर आएगी हुँ, तो मैं आपको बता दूंगा। हुँ, तो तभी तो क्या, वैसे भी वो फेमस ही एक्टर हुआ करते थे, आज तो खैर और ज्यादा फेमस हो गए, और जी, हम तो नए नए लोग थे। हाँ, डर तो लग रहा था, बहुत लग रहा था, पर कॉन्फिडेंस था। और मेरे साथ मुझे आज भी याद है कि मेरे ड्रामा टीम के कुछ 2-3 लोग थे, 2-3 सहेलियां थी, जी, हमें भी आना है तुम्हारे साथ शूटिंग में कह के वो चल रही थी मेरे साथ। हाँ, तो सपोर्ट काफी अच्छा रहा था। हाँ, जी। अच्छा, मैं अक्सर अक्सर मैं फ़िल्मों की बात के बारे में पूछता हूँ, टीवी सीरियल के बारे में पूछता हूँ, लेकिन मैं हाँ, आपके एक रंगमंच के प्ले के बारे में पूछूँगा, जो कि डियर फादर। इसमें हाँ, आपने परेश रावल जी के साथ आपने काम किया है। तो हाँ जी। ये जी, तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि बहुत 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 मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग ऐसा मौका मिलता होगा कि थिएटर में भी किसी बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका, जो रंगमंच के जो प्ले होते हैं, तो आपने परेश रावल जी के साथ काम किया। क्योंकि एक तो वैसे ही वो फ़िल्मों में, टीवी सीरियल में बड़े मशरूफ़ रहते हैं, लेकिन और जो वक्त निकलता होगा उनका, उसमें वो रंगमंच करते होंगे और आपको मौका मिला उनके साथ काम करने का, तो कैसा एक्सपीरियंस था? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी परेश जी को हुँ, और मेरे दोस्त को, चेतन को, जिसकी वजह से मुझे ये ड्रामा में काम करने का मौका हाँ, मिला था। और जैसे ही मुझे ये बात पता चली कि उन्हें एक एक्टर की ज़रूरत है और शोज़ वगैरह करने हैं, हुँ। तो मैंने सबसे पहले आँख बंद करके हाँ ही बोल दिया। अच्छा, आपको मतलब पता मैं था कि परेश जी ये से, कि परेश रावल जी हैं कि आपको नहीं पता हाँ, था? हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, अच्छा, मुझे पता था, उन्हीं का प्रोडक्शन हाउस था, हाँ, परेश जी का ही प्रोडक्शन हाउस था। हाँ, जैसे मुझे बात पता चली भई करने हैं शोज़, मतलब आई एम रेडी, हुँ, चाहे जो भी हो जाए। मतलब सर से मीटिंग फिक्स करवा दो, सर को हाँ, मैं मिल लेती हूँ, सर को देख लेंगे तो सर को समझ में आ जाएगा कि ये हुँ, कैरेक्टर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी करके। हुँ, तो मैं तो परेश जी के ऑफिस चली गई, तो परेश जी ने मुझे जो टाइमिंग दिया था उससे आधे घंटे पहले मैं पहुंच गई थी, क्योंकि जी। इतनी एक्साइटेड थी मैं सर से मिलने के लिए। तो जैसे ही अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर हाँ, आए तो उन्होंने मुझे बोला, मेघा। मैं बोला हाँ सर। तो बोलता है नहीं, आपको तो आधे घंटे बाद का मैंने टाइमिंग दिया था। मैंने हाँ, बोला नहीं सर, मैं पंक्चुअल हूँ, टाइम पे पहुंच जाती हूँ, और आपसे मुलाकात करनी थी तो खैर और जल्दी आ गई सर, एक्साइटमेंट में। हाँ, तो बोले नहीं, आप चाय पीजिए, तब तक मैं आता हूँ करके। हाँ, फिर उन्होंने सारी चीजें मुझे बताई, ऐसे ऐसे है करके, ये शो करना है। मैंने बोला फाइन सर, ठीक है, और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट वगैरह भेज दी थी। जी, फिर रिहर्सल की बात आई तो उन्होंने कहा कि देखो कैसे रिहर्सल करेंगे। हुँ, तो क्योंकि बैक टू बैक शोज लगे थे, तो मैंने बोला ठीक है सर, आप बताइए जैसे अब कन्वीनियंट रहेगा आपको, तो मैं चली हाँ, आऊंगी रिहर्सल के लिए। तो रिहर्सल के लिए मिले, तो जैसे ही हम लोग ने रीडिंग की शुरुआत की, हुँ, तो ऑलरेडी मैं अपनी तैयारी करके गई हुई थी। हाँ, तो सर बोले अरे तुम्हें तो याद है सब कुछ। हुँ, मैंने बोला हाँ सर, आप सिर्फ लाइन देखो कैसी है, कहाँ चेंज ओवर करना है, क्या है वो आप मुझे बताइए। हुँ, तो बोला नहीं नहीं, तुम्हें सब कुछ याद है, अभी तो सीधे फ्लोर पे ही मिलते हैं। अच्छा। मैंने बोला नहीं सर, फिर भी आप हो सामने, तो रिहर्सल करके ही जाना बेटर है। हाँ। तो वैसे ही आउटडोर था हमारा, नहीं, तो तो वहां अक्सर पे अक्सर गए। आपने सुना है जो रंगमंच के प्ले होते हैं उसमें कम से कम 20-25 दिन, 1 आध महीने प्रैक्टिस होती है, उसके बाद शो हाँ, होता है, तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ इस समय नहीं हुआ यहाँ नहीं पर? नहीं, वो क्या था, ऑलरेडी शो चल रहा था सर। हाँ, तो जो कैरेक्टर जो लड़की कर रही थी वो हाँ, किसी वजह से मौजूद नहीं थी। जी, तो जो शोज थे आउट आउट ऑफ मुंबई के, हाँ, हाँ, वो सारे शोज जो थे वो संभालने थे करके। अच्छा। तो मैंने बोला अभी ये मौका मिला है नहीं, तो परेश जी आपको के तो साथ। प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, फिर आपने क्या प्रैक्टिस नहीं की, सीधे डायरेक्ट फ्लोर में नहीं, किया मैंने आपने? घर पे कर ली थी, जो मेरा दोस्त था उसके साथ मैंने प्रैक्टिस अच्छा, कर ली आपने थी। जी, ओके, उसने मुझे सारी चीजें बता दी थी, क्या है हाँ, क्या नहीं है, और बाकी की सारी चीजें मुझे परेश जी ने बता दी जी। थी। तो अच्छा, उस जी, जी। परेश रावल जी का जब भी ज़िक्र आता है तो मुझे उनके हेरा-फेरी के बाबू भाई वाला किरदार हाँ, ज़रूर हाँ, हाँ, ज़रूर हाँ, दिमाग में बिल्कुल। गूँजता है और मैं देखा उनको बहुत हँसाते हुए देखा है, बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग किरदार में देखा है। तो लेकिन वो जी, नॉर्मल ज़िंदगी में कैसे रहते हैं वो? ज़रा हम जानना चाहेंगे आपके थ्रू। नॉर्मल जिंदगी में भी एकदम कूल काइंड ऑफ अ पर्सन है। हाँ, और जब भी अगर हम किसी लाइंस को लेके बात करते हैं ड्रामा हाँ, की, या जो भी हमारा प्ले है,
तो उस जोन में भी वो हमेशा वेरिएशंस या कुछ नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं। अच्छा। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो वो भी बताते हैं कि देखो ऐसा नहीं, ये लाइन ऐसे बोलनी चाहिए, हाँ। इसका जो मीनिंग है ये मीनिंग से बोलोगी तो ये मीनिंग निकलेगा, जी। अगर ऐसे बोलोगे तो उसका मीनिंग जो है पूरा कंप्लीटली हाँ। चेंज हो जाएगा। ओके। अच्छा, आपने इतनी सारी टीवी सीरियल्स की हैं, फिल्में भी की हैं, कोई एक आध कोई संवाद अगर आपको कोई याद हो, या रंगमंच का कोई लाइन याद हो जो बड़ी फेवरेट आपकी लाइन हो, जो अक्सर आप बोलती हो, तो हमारे दर्शक मुझे लगता है जरूर सुनना चाहेंगे। मेरी पहली फिल्म की ये लाइन है जो हाँ। मुझे आज तक याद है। अंटी में फूटी कौड़ी नहीं और चौंचले जमींदारों जैसे। वाह, क्या बात है। वैसे आप किसको धमका रहे थे ये बोल के आप उसमें फिल्म में? मेरे पति को। अच्छा। मतलब दमदार दमदार डायलॉग था ये। अच्छा, आपने गुजराती सीरियल भी किया आपने, कालिंदी। जी तो हाँ। कितनी भाषाएं आपको आती हैं, और ये गुजराती सीरियल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? गुजराती सीरियल ये मेरा पहला सीरियल था। हाँ। नाटक के बाद जो मैंने सीरियल लिया हाथ में वो सबसे पहला सीरियल था। तभी जी। मुझे टेलीविजन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हाँ। क्या क्लोज शॉट लगता है, क्या मास्टर शॉट लगता है, कैसे फ्रेम कटती है, कुछ नहीं पता जी। हुआ करता था। तो वही वहां पे भी जाके यही मांजरा हुआ करता था कि जो मेरे डायरेक्टर हुआ करते थे, हाँ। हर्षद जोशी, वो कहते थे कि देखो मेघा, ये सीन जो है उसको ऐसे करना है, तुम सुबह जैसे भी आ जाओगी सेट पे तो सबसे हाँ। पहले मुझे मिलने आओगी। मैंने हाँ सर। तो वो मुझे बाजू में बैठाते थे और मुझे स्क्रिप्ट रीडिंग करवाते थे, सीन समझाया करते थे, हाँ। और क्या कैसे परफॉर्म करना है वो सारी चीजें मुझे वो बैठकर बताते थे। वरना कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं होता जो इतनी डिटेलिंग करते हैं या हाँ। अपने एक्टर के लिए इतनी मेहनत करते जो न्यू कमर है। जी। तो उनके पास से मुझे बहुत सीखने मिला। हाँ। और डांट भी लगाते थे, अगर देखो तुम सही परफॉर्म नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा पूरा ट्रैक कटवा दूंगा। ऐसे भी कहते थे। पर वो जो उनकी डांट है वो हाँ। आज सही मायने में मुझे काम में लगी और हाँ। उससे मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी। जी, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, देखिए डांट, मुझे लगता है थोड़ी बहुत डांट तो पड़नी चाहिए, इसमें कोई पढ़नी शक नहीं चाहिए, है। करेक्ट। और आजकल तो अब स्कूलों में जरा सा अगर कोई टीचर बच्चों को डांट दे तो पुलिस कंप्लेंट तक हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना है कि अगर कोई चीज़ अत्यधिक ज़्यादा हो रही है, क्योंकि फिजिकल अगर आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो तो वाकई ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी बहुत डांट तो होनी चाहिए, क्योंकि आप थोड़ी बहुत आप किसी को जिससे अगर डांटेंगे नहीं आपको तो इंसान। इम्प्रूवमेंट हो रहा है या हाँ, आपको कोई बिल्कुल। चीजें सीखने मिल रही है तो मेरे बिल्कुल। हिसाब से ये चीजें बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, हाँ। अगर आप उसको गलत वे में लेते हैं जी। तो जरूर आप उसको फिर बोल सकते हैं कि यार ये तो गलत ही किया। बिल्कुल सही कहा आपने, फिजिकल टॉर्चर किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छी सोच के लिए अगर किसी को डांट रहा है, हाँ। क्योंकि माँ बाप भी डांटते हैं बच्चों को, कभी कभी होता है कि वो जो डांट होती है प्यार से होती है, वो डांट कहीं ना कहीं आपको एक आगे बढ़ती है और एक आगे लेके जाती है। अच्छा मेघा जी, अक्सर शूटिंग में कोई ना कोई कुछ एक इंटरेस्टिंग वाकये हो जाते हैं जो अक्सर हमको याद रहते हैं, और वो यादगार पल हो जाते हैं। कभी कभी कुछ फनी हो जाता है, कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, और कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है। कभी कभी तो मैंने कुछ इंटरव्यू में कुछ कलाकारों को मैंने उनसे ये भी सुना है कि हमने कुछ ऐसा महसूस किया है कि शायद यहाँ पर कुछ अलग तरह की हवा है जिसको भूत भी कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी होती है शूटिंग में चीज़ें। तो कुछ ऐसी शूटिंग में कुछ आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग वाकया, फनी, कुछ ट्रेजेडी ऐसा कुछ हुआ जो बड़ा यादगार हो गया हो आपकी जिंदगी में? हाँ, जो मैं लास्ट शो कर रही थी कलर्स गुजराती के लिए, लक्ष्मी सदैव मंगलम, हाँ तो उसी सेट पे मेरे साथ ये चीज हुई थी। जी। एक दिन ऐसे ही मतलब सारे आर्टिस्ट थे और सबका मास्टर शॉट चल रहा था। हाँ। और वो शॉट में मैं नहीं थी, तो मैं मेकअप रूम में आके सो गई। तो जैसे ही सो जाती थी तो जैसे कोई ना कोई आता था, वो लाइट्स वगैरह ऑफ करके चला जाया करता। हाँ। तो मैं सो गई तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यार कोई आया है मेकअप रूम में, कोई है मौजूद है, और मुझे जोर जोर से मतलब मेरे हाथ पकड़ रहे हैं, समथिंग मेरी टांगे कोई खींच रहा है। हाँ। मैं डर गई और उठ गई। उठने के बाद लाइट्स वगैरह ऑन करने के बाद देखा तो कोई था नहीं वहां पे। हाँ। वैसे ही 1-2 दिन निकल गए। फिर जो भी मेरे को आर्टिस्ट थे उनसे पता चला, तो सबको पता था, किसी ने मुझे बताया नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी है सेट पे जो हर किसी के साथ हुआ है, आज तुम्हारे साथ हुआ। अच्छा, ऐसे कि कोई खींच कर उठाने की कोशिश करता है? हाँ, मतलब ऐसी कोई क्या बोलते हैं, आत्मा काइंड जी हाँ, कुछ एक। तो ये सारी चीजें उनको ऑलरेडी पता थी, तो किसी ने मुझे बताई नहीं थी कि है करके। तो सारे मुझे लगता है कोई कोई पुराना असिस्टेंट होगा जो अक्सर कलाकारों को लेके जाता होगा कि सर आपका शॉट रेडी है। तो जो भी कलाकार सोते होंगे सर आपका शॉट रेडी है।
वो जो स्टोरी थी मुझे बाद में पता चली थी, खैर जी। मैं यहाँ पे बता नहीं सकती। कुछ अलग थी। अच्छा, और नहीं वैसे एक नहीं नहीं, शो पे मेरे अगर साथ अगर आप ऐसे उसको हुआ था। जिक्र कर सकते हैं तो मुझे लगता है जिक्र कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं कर नहीं, सकते वो हैं तो। करने लायक नहीं है, वरना अच्छा, मैं जरूर कह देती। चलिए। अच्छा, आपकी एक 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 वेब सीरीज, आपकी अपकमिंग वेब सीरीज है बिहाइंड द आपकी ट्रुथ। बिहाइंड द ट्रूथ, तो इसमें किस तरह के किरदार में आप नजर आएंगे? बिहाइंड द ट्रुथ में एक स्ट्रॉन्ग लेडी का कैरेक्टर है, जो हाँ। आज तक मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर परफॉर्म नहीं जी। किया है। ऐसी लेडी जो एक लड़की की जिंदगी हाँ। किसी आदमी की वजह से खराब हो जाती जी। है, उसके लिए वो स्टैंड लेती है, उसके लिए वो लड़ती है। हम्म। तो वो जो सारे ललित परिमो जो है एक्टर, हम्म। उनके सामने मेरे सारे जो भी सीन्स हैं उनके साथ ज्यादा है। जी। तो उनके साथ ये सारे सीन परफॉर्म करने में बहुत मजा आया ललित जी के साथ। तो चलिए, तो आशा आपकी करती इस हूँ कि आपकी इस अपकमिंग वेब सीरीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय कम है, थैंक यू लेकिन सो जाते मच। जाते कोई हम कोई गुजराती या कोई हिंदी में एक आध संवाद और सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप जब संवाद बोलती हैं बड़े जबरदस्त बोलती हैं आप, और संवाद बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं। अच्छा, वो संवाद एक बार जरूर दोहराइएगा जो आपने इसके पहले कहा था, वो कि आंटी में क्या वो कुछ। अंटी में फुटी कौड़ी नहीं हाँ। और चौचले जमींदारों जैसे। क्या बात है। कोई एक आध ऐसे इंटरेस्टिंग कोई डायलॉग अगर आपको और याद हो तो आपका बोला हुआ। जनरली जो मैंने कैरेक्टर परफॉर्म किए वो बहुत नेगेटिव वाले परफॉर्म जी। किए हैं, और कमीनी औरत वाले हाँ। परफॉर्म किए हैं। और बाकी एक जो मैंने जो लास्ट कैरेक्टर परफॉर्म किया था, उसमें मैं हमेशा अपने पति को यही कहती हूँ जी। कि यार तुम्हारे पास तो मतलब पैसे ही नहीं है यार, जब भी कुछ भी मांगो तो तुम मुंह उठा के नहीं बोल देते हो। बोलते अभी तुम्हें डिवोर्स दूंगी मैं, और मैं ही तुम्हें पैसे दूंगी। लेकिन ज्यादातर आपने बताया कि आपने एक्टिंग में अपने पति को दोष दिया हुआ था आपने। चलिए Actually, मेघा जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपके अपकमिंग सारे प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू वेरी मच Thank you वक्त so निकाल कर much. आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री मेघा जोशी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।